है ना, मोबाइल पैदा था सो के भी राय थे फैला था। तो हमने कहा कंप्यूटर बनावे वारन से परिचित कराएं तो कंप्यूटर से बचावे वाले भी चाहने। बिल्कुल। सो भैया साइबर के सिक्योरिटी के मध्य प्रदेश में ये बुंदेलखंड के गौरव की बात है कि जो शख्सियत आपके सामने बैठी हैं ये पूरे मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ के तौर पे हैं। धन्यवाद। और यशदीप भैया बुंदेलखंड की माटी के हैं, बुंदेली में बोलत हैं, और जितनी भी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लैंग्वेज जी को अंग्रेजी में कई जात, सबके जे ज्ञाता हैं। तो बुंदेली आदमी पूरी दुनिया की भाषाओं को भी ज्ञाता है। जो नहीं है कि अगर हम बुंदेली बोल रहे हैं तो अभिषेक भैया कह रहे थे कि अगर पुराना समझियो। तो भैया साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खास तौर से हमने आज जो समागम ऐसे करे, जो यूट्यूबर बैठे, इनको कब उनको चैनल ही हैक कर ले, कब इनको मान लो पेमेंट आ रहा हो, पता बेचारे काम इन्ने करे को दूसरे के खाते में पैसा चले गए। तो साइबर सिक्योरिटी खास तौर से हमारे ऐसे लोग जो यूट्यूबर्स हैं या बाकी के जो भी लोग हैं, सब सारे नेताओं के फेसबुक अकाउंट हैं, ज्यों ज्यों चुनाव त्यों त्यों इन्होंने फर्जी टाइप की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती बिल्कुल ना, कि भैया कौन तरीके से फंसे। तो इन सब चीज़ों को लेके भैया की तरीके से आप काम कर रहे हो, कैसे जागरूकता बन चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज बुलाव है, सम्मान दिया। और मेरे हमारे मित्र हैं, परम मित्र अभिनव ताम्रकार सामने बैठे हैं, जिनकी वजह से हम आप तक जुड़ पाए, उन्हें बहुत बहुत आभार। दूसरा, अब ये जो साइबर सुरक्षा की हम आज बात कर रहे हैं, तो वैसे मैं 2 मिनट में अपना परिचय आपको दूं तो हम मुख्य रूप से छतरपुर जिला में लवकुश नगर तहसील है, उते पे गांव है ग्राम झन्ना पठा पंचायत लगा उते पे, उते से बिलोंग करते हैं। वैसे पढ़ाई गांव में भाई, उसके बाद फिर हम छतरपुर, फिर भोपाल आ गए थे। 15 साल से 18 साल से भोपाल में हैं। तो जब इंजीनियरिंग करने के बाद हमने आईटी में जॉब वगैरह करी, तो उतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। तो मुझे नई समझ में आई चीज़ कि साइबर का है, और अपने बुंदेलखंडियन में एक जो चीज़ रहा था, कौन सी जगह एक बार अट्रैक्ट कर गई तो फिर उनमें अपन पीछे लग जाते कि आखिर जब कहाँ तक जा रहे। तो हम भी ऐसे में पीछे लग गए। तो फिर एक पुलिस में एक अधिकारी भैया थे, उन्हें अच्छा इंटरेस्ट, तो उनने सहायता करी। फिर एक वकील साहब से मिले तो उनने कछु ज्ञान दो, फिर उनमें अपनों ज्ञान भी हमने अर्जित करो। तो फिर आज अगर सचिन भैया हम आज अगर बात करें तो हमें लग रहा है कोनो भी वर्ग, कोनो भी पीढ़ी ऐसी नहीं है जी हाँ आज के टाइम पे साइबर जागरूकता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप राजनेता हैं तो आपका ज़रूरत है, आप किसान हैं तो आपका ज़रूरत है, आप कलाकार हैं, यूट्यूबर हैं तो आपका ज़रूरत है, आप बिजनेसमैन हैं। हमारे पास कई ऐसे केस आए मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया में बड़े से बड़े के कंपनी 200-300 करोड़ के टर्नओवर की, उसके खाते से 2 करोड़ रुपये निकल गए, पता नहीं चलो कब निकल गए। अब पैसा तो निकल गए, अब निकलने के बाद क्या करें जो भी पता नहीं चल रहा हो। तो बे कंपनी जोन मतलब जिनके पास सैकड़ों आदमी की टीम है, वे भी परेशान है कि हम करिएगा। वही स्तर एक गांव के आदमी के संगे भी है कि वो भी परेशान है कि हमारे एक किसान के खाता में आजकल पैसा मतलब उगा कर अपनी फसल बेचत तो उनको पैसा भी उनकी खाते में आउट, तो वो भी परेशान है अगर उनके खाते से रुपये कट गए तो हम क्या करिए। मतलब इनमें गांव स्तर से शहर स्तर तक जब पैसा कटत या कोनो ऐसी अनहोनी घटना घटत है तो सब जने एक ही क्वेश्चन मार्क बन जाते कि अब करेंगे या उसकी रिकवरी कैसे हुए। तो जब हमने पे एंट्री गई तो हमने ऑब्जर्व करो कि हमें एक स्तर पे काम करे हुए कछु नहीं हो सका था। फिर हमने कछु प्रोग्राम तैयार करे, वे प्रोग्राम पहले बच्चन के लाने तैयार करे क्योंकि बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने बच्चों के लिए भी प्रोग्राम बनाए और मैंने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर एक साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें इंडिया में ये पहली बार हुआ जिसमें लगभग 8,000 बच्चों का हमने साइबर पे प्रशिक्षण भी दो, उन्हें प्रमाणित भी करो। फिर इनमें स्कूल शिक्षा ने एमपी कौन एक भारत सरकार की एजेंसी है उसकी तरफ से हमें सहायता मिली, और जो पूरा निःशुल्क तो पूरी बच्चन खिलाने जी को हमारी संस्था ने बेयर करो। उसके पश्चात फिर हमने देखो कि इनमें कहूँ न कहूँ पुलिस की तरफ से भी प्रशिक्षित टीम नहीं है, तो इस इगलाने हमने पुलिस में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी प्रोग्राम तैयार करे। और आप लोगों के सहयोग से आज मध्य प्रदेश में पहली बार एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम अभी खत्म हुआ पिछले महीने ही, जिसमें मध्य प्रदेश लोक अभियोजन विभाग के द्वारा समस्त मध्य प्रदेश के जो सरकारी वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको प्रशिक्षण करने का काम हमें सौंपा गया और वो काम हमने सफलतापूर्वक पूरा भी करो। तो कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी प्रशिक्षण करने का हमने विचार बनाया।
फिर चूंकि अब इंडस्ट्रीज में भी आईटी रेगुलेटेड है और फ्रॉड वहाँ पे भी होते हैं, तो अभी जैसे रिसेंटली मैं 2-3 केस आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। सचिन भैया समय है 10-5 मिनट का? क्योंकि उसी से मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर साइबर क्राइम होता है तो उसमें तनक सी लापरवाही हमारी भी होती, और वह छोटी सी लापरवाही की वजह से ही बड़े बड़े फ्रॉड होता तुम्हें आपकी गलती होए नहीं होए, पर लापरवाही छोटी सी होत है। जैसे जैसे हमने बताओ आपका कि जो सबसे बड़ा फ्रॉड 2 करोड़ रुपए का आया था इंदौर का, महाकाली फूड्स कंपनी थी, तो उनको केस भी हमने थे प्रस्तुत करो तो विशेष न्यायालय राज्य जहाँ से हमने आदेश कराओ, बैंक ने और जो एक टेलीकॉम कंपनी थी उन्हें पैसा वापस करने को आदेश दो। उनमें गलती का थी सिर्फ वो कंपनी के मैनेजर जो मालिक थे, उन मालिक को नंबर बंद हो गया रात में 8 बजे शनिवार के दिन, और उनने सोची चलो ठीक है रात में बंद होगा तो हम कल सवेरे देख ले भी, अगले दिन संडे है तो संडे का भी कछू नहीं हो पाओ। फिर मंडे का जब वे सवेरे पहुंचे 11 बजे टेलीकॉम कंपनी के ऑफिस में, और सिम उनने जारी कराई नहीं, पुरानी सिम तो बंद हो गई थी, तो उनके पास मैसेज आ के उनके पास 1 करोड़ 92 लाख रुपये उनके खाते से निकल गए। अब जोन आदमी के खाते से 1 करोड़ 92 लाख रुपये निकल जाऊ की स्थिति का हुए वो वही से अपन पूछ सके। और ऐसा एक मामलो नहीं आओ, ऐसे हमारे पास 92 लाख 94 लाख 50 लाख 17 लाख भी, और ऐसे ऐसे आदमी तक के आए कि जोन आदमी जैसा कि हमने बताओ कि सैकड़ों लोगों की उसके पास टीम है, लेकिन लापरवाही छोटी सी है कि यदि आपका सिम जो आपका है, चूंकि अपन डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया में ई गवर्नेंस को बेहतर रूप से सरकार के द्वारा प्रमोट भी करो जा रहा हो, तो जब हम ई गवर्नेंस की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, तो सूचना सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती। और जो आपको रजिस्टर्ड नंबर है आपके सोशल मीडिया में, आपके बैंक अकाउंट में, वो आपके लिए एक मास्टर की के रूप में काम करत। अब आपकी तिजोरी में अगर आप 50,000 रुपये रखें, पर्स में आप 10,000 रुपये रखें, तो अपन उनको बार बार दिखत क्या है कि नहीं है। लेकिन जोन खाते में आपके 50 लाख रुपया है, या मान लो जो भी आपकी संपत्ति है, अगर उकी हमसे मोबाइल हमारा बंद भी हो जात, या हमारा मोबाइल हमको उपयोग कर भी दे देते, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड सिम का, वो आपके लिए मास्टर की का काम करता है। यदि आपने वो मोबाइल किसी को दिया तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने भी 4-5 केसेस बताए आपको, बड़े बड़े अमाउंट के, सब इसी मोडस ऑपरेंडी पे हैं। अब कछु रिसेंटली कछु जन को ऐसा मान बोए कि हम तो अब नेट ही ना चला भी, हम नेट बैंकिंग उपयोग ना करी भी, यूपीआई उपयोग ना करी भी, तो हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ ही ना। तो जब संभावना भी बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब 2-3 मामले ऐसे सामने आए जिसमें 50 लाख 60 लाख के मामले हैं। एक महिला है, वो प्रोफेसर हैं, एक महिला है जिनकी हस्बैंड की डेथ हुई और उनका पूरा रिटायरमेंट का फंड उनके खाते में आया, तो उनके पास पहले मैसेज आओ कि आपकी केवाईसी अपडेट करने, केवाईसी अपडेट करवे के उन्हें फ़ोन लगाओ, केवाईसी अपडेट करवे के नाम पे पहले उनने उनसे एटीएम डेबिट कार्ड वगैरह की जानकारी ले ली, तो जा जानकारी हमें कभी शेयर नहीं करने। जानकारी लेवे के बाद में उन्होंने कबहू ना तो इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करी थी, ना उनने कबहू यूपीआई। अब आपका जब चीज़ पता चल चाहिए कि जो आपके मोबाइल पे जानकारी प्राप्त होत बैंक अकाउंट से संबंधित, वह अति गोपनीय रात, अगर बा आपने को शेयर करी तो आपके खाते से कितना भी रुपए कोनो भी रूप में कट सकत। ये मैं केस इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम एफडी बनाएंगे, एफडी किस अलग अलग बैंकों में बनाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए भी या उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। फिर हम ग्लोबल बात भी कर लेंगे। तो पहले डेबिट कार्ड और एटीएम नंबर से और वन टाइम पासवर्ड से आपका पता हो चाहिए कि आपकी ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग ऑनलाइन चालू हो जात। तो आरोपी ने पहले जानकारी लेकर नेट बैंकिंग चालू करी। नेट बैंकिंग में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का परिवर्तित करो जा सकत, तो उन्हें रजिस्टर्ड नंबर की सिम में अपनो नंबर डाल दो, रजिस्टर्ड नंबर अपडेट कर दो। मतलब अब आपके खाते को वन टाइम पासवर्ड की के पास प्राप्त हुए, वो आदमी के पास। अब पहले तूने 18 लाख रुपये उनके खाते से बे ट्रांसफर कर ले। दूसरी चीज फिर उन्होंने क्या करी कि योनो, स्टेट बैंक आप सब लोग उपयोग करते होंगे, तो स्टेट बैंक में एक योनो सुविधा दी जाती। योनो में आपका जो रजिस्टर्ड नंबर जिस सिम में रहता, जिस मोबाइल में रहता है, उसी में नेट बैंक योनो आप उपयोग कर सकते हो। अब योनो ऐप में एक सुविधा दी जाती है कि आपकी जो एफडी बनी, वे जितनी भी आपकी एफडी बैंक खाते में बैंक में बनी होंगे, वे सब योनो में एक साथ दिखने लगती अगर उनकी कस्टमर आईडी कॉमन है। तो उनके पास सबरी योनो मैडम की जितनी भी एफडी थी वो दिखाने लगी हुए। अब बैंक ने अपनी सुविधा के लिए, देखिए मैं यहाँ पे एक जरूर बात कहूँगा कि इसमें शासन को और प्रशासन को जरूर इसमें वो करना चाहिए कि जो पॉलिसी बनती हैं,
जो आईटी पॉलिसी उसमें कहीं ना कहीं रोल शासन का होता है। तो बैंक अपनी सुविधा के लिए ऐसी सुविधाएं देता है कि जिसमें उनको फायदा हो। अब जो आपकी एफडी है वे आप अपनी सुरक्षित रखत, गोपनीय रखत को हम बताऊ तो नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि आप 1% ब्याज के लाने वे आपकी एफडी योनो पे दिखा देते, और वो योनो ऐप से एफडी के विरुद्ध में लोन दे देते, ओवरड्राफ्ट लोन। तो पहले तो वो आदमी ने 18 लाख रुपये निकाले, फिर जितनी उनकी एफडी थी वे दिखा गई, 5-5 लाख की, लगभग 25 लाख की एफडी थी, उनके विरुद्ध में उन्हें ऑनलाइन लोन ले लो। मतलब पहले तो तुम्हें लूट लो, फिर तुम्हें कर्जदार बना दो। तो कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर आपके पास जो जानकारी आती है, आपके फ़ोन पर जानकारी आती है, कभी शेयर वो ना करें, किसी को अपने क्रेडेंशियल ना दें। उसी प्रकार से जैसे अभी चूँकि अभी भैया ने राजनीति की बात करी है, तो मेरे पास अभी रीवा से कल ही फ़ोन आओ, तो रीवा से हमारे पास उनमें एक नेताजी की फ़ोटो दूसरे नेताजी ने लगा दी एक पोस्टर में, दो जने एक ही पार्टी के हैं, और अब जो बड़े नेताजी थे उनकी फोटो उनने लगा दी छोटे रूप में और अपनी फोटो लगा दी बड़े रूप में, कि भावी विधायक ये हैं। अब जो नेताजी की छोटी कर दी फोटो, उन्हें दिमाग खराब हुआ उनको कि हम टिकट तो हमें मिलने दी, उनने जाके थाने में एफआईआर करवा दी। जानने वाली बात जा है कि असल में जो साइबर क्राइम में हथियार हैं, जो साइबर क्राइम में वेपन है, सामान्य अपराध में जो हथियार रात में हमें पता है बंदूक है, चाकू है, में का हथियार है आपको फोन और बेकाम जो आप रोज करत बे कबे अपराध में कन्वर्ट हो जाए जो आपका पता नहीं है। इसे को की भी गोपनीय जानकारी ले, वो को के भी खिलाफ कछु गलत लिखवो। अब कई जन को जो बात लगत क्या यार ऐसा तो होता ही नहीं है, हमने भी तो एक बार करी थी, ऐसा नहीं है। जब तक किसी अपराध की रिपोर्टिंग नहीं हुई वो अपराध नहीं है, जब रिपोर्टिंग होगी तभी वो अपराध बनेगा। तो इस टाइप से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी वर्ग के लोगों का साइबर की आवश्यकता है। अगर आप छात्र हैं तो आपको रोजगार के नाम पे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, वहाँ आवश्यकता है। अगर आप यूट्यूबर हैं या आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं तो आपको भी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी या जो एक लीगल कंप्लायंसेस उसके होते हैं उसकी जानकारी होना चाहिए, ताकि आप किसी दूसरे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, अब उस वीडियो में आपने किसी दूसरे का ऑडियो ले लिया, किसी का आपने कंटेंट फोटो ले ली, अब आप उस वीडियो से फेमस हुए लेकिन उसी वीडियो पे सामने वाले ने आपके लिए ऑब्जेक्शन लगा दी। तो ऐसा कौन सो कंटेंट हम जो शेयर कर सकत, कौन सो कंटेंट हम शेयर नहीं कर सकत। वही प्रकार से आपके खाते की सुरक्षा की बात है, तो यदि कौन सी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ तो बात हुई कि आप पीड़ित कैसे हो गए, तो आपको सुरक्षित कैसे होना है। अब हम बात कर रहे हैं ई चीज़ की कि यदि डिजिटल इंडिया या ई गवर्नेंस के माध्यम से हम अलग अलग सेवाओं को उपयोग कर रहे, और डिजिटल सेवाएं उपयोग करने के लाने हम मजबूर हैं, एक किसान भी ना चाहे तो भी उसको ई बैंकिंग या एटीएम का उपयोग करना पड़ेगा, और जो बिजनेसमैन है जो मतलब कॉरपोरेट से जुड़े हैं उन्हें तो करने हैं। तो ऐसी स्थिति में अब कछु रिसेंटली जो एक्टिविटी भई हैं, बस मैं यही कहूँगा कि जैसे अब हम साधारण बात करें, अपने कियोस्क सेंटर खुले मध्य प्रदेश में, लगभग 60 से 70 हज़ार कियोस्क सेंटर खुले, तो केवल हमारी जवाबदारी नहीं है, शासन की भी जवाबदारी है कि बे कियोस्क सेंटर चल कैसे रहे। भाई उनका लेके कुछ नियम है कि नहीं है। भाई एमपी ऑनलाइन ने खोल दे तो वे शासन के हैं, लोक सेवा केंद्र खोल गए शासन के हैं, अब वे चल रहे हैं तो उनके लाने नियम गाइडलाइंस कहाँ हैं, वे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ई खिलाने का है, तो ई खिलाने भी नियम हैं। आईटी में इतने बढ़िया नियम हैं, लेकिन वो नियमन को पालन कितना हो रहा हो। मैंने कुछ जानकारी निकाली तो मालूम चला कि आज तक इन जो ये केंद्र खुले हुए हैं इनका कभी ऑडिट नहीं हुआ, जबकि हर साल इनका ऑडिट होना जरूरी है कि ये कस्टमर की जो सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करते हैं, कहीं वहाँ से लीक तो नहीं हो रहे। अभी एक लड़का अरेस्ट हुआ था लोक सेवा ऑपरेटर, उसने लगभग 1000 लोगों का आधार कार्ड स्कैन करके रखा था जिसका उपयोग सिम खरीदने में करता था। तो ये आपकी जानकारी ही तो है। अभी एक अंकल के साथ केस हुआ यूको बैंक का, ये बहुत ऐसा केस है साहब कि जिसमें आप सब कुछ सुरक्षा कर लो तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये मैं उस केस में मुझे समझ में आया, एक अंकल उनके खाते से लगभग 96 लाख रुपए निकल गए, यूको बैंक का खाता है। और रुपए कैसे निकले, जिन चेक से उनके खाते से रुपए निकले, उस चेक के असली चेक, उस चेक नंबर के असली चेक उनके चेक बुक में लगे हुए। मतलब पहले आरोपियों ने नकली चेक बनवाए और फिर उससे पैसे निकाले। अच्छा, इसमें हमारी लापरवाही क्या हुई
या लापरवाही नहीं भी कहूँगा मैं तो, क्योंकि आजकल एक नियम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अगर कोई अनाधिकृत ट्रांजैक्शन होते हैं जो आपकी बिना अनुमति के हों, अगर वो बैंक की लापरवाही से होते हैं जिसमें आपकी लापरवाही गलती नहीं है, तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार होता है। यदि आपने अपने आईडी पासवर्ड गलती से किसी को बता दिए, तो जिस वक्त तक नुकसान हुआ आपको बैंक में रिपोर्ट करने तक, उस समय तक के लिए बैंक कस्टमर जिम्मेदार है, उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी बैंक की है। आज हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बैंकों को मतलब बैंक के जो कर्मचारी अपने आप को राजा समझते हैं। आदमी का पैसा चला जाता है, वो बैंक में जाता है, तो उसको पहले उसको ही 4 बातें सुनाते कि तूने ऐसा करा क्यों, तेरी गलती होगी, तू ही ने पैसे निकलवा दिए और आज हमारे पास आ गो कि हम तुम्हारे पैसे दिवा देंगे। तो उन अंकल का मोबाइल नंबर बंद हुआ, और मोबाइल नंबर आप बिलीव नहीं करेंगे जिस तरीके से बंद हुआ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। क्योंकि 1 लाख से ऊपर के जो चेक आप किसी को देते हैं तो उसके लिए बैंक आपसे टेलीफोन करके कंफर्म करता है। तो फ्रॉडस्टर्स ने उनकी सिम बंद करा दी, और सिम बंद कराने का तरीका ऐसा कि अपन सब जने हैरान हो जाए कि ऐसा भी हो सकत का। अब उन्हें सिम कैसे बंद कराई, 1 मिनट को समय लेकर बता भी हम जानबूझ से जरूरी है कि वही आजकल हम सब जने डिजिटल एप्लीकेशन से जुड़े हैं। तो आपके सिम पे टेलीकॉम कंपनी की एक गाइडलाइंस है जिसमें जो कहोगे यदि आपको फ़ोन गुम जाए तो आप दूसरे के फ़ोन से फ़ोन लगा के अपनी सिम टेम्पररी बंद करा सकत। और आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो अपने सब जगह दे ही हैं अपन लोगों ने, हर जगह से जानकारी लीक भी हो रही है। तो ऊ घटना में पहले ऊ अपराधी ने फ़ोन लगाओ कस्टमर केयर का, और आधार कार्ड सामने रख के बता दो कि हम उनने पूछा भाई आप कौन हो, नाम बताओ, एड्रेस बताओ, सब चीज़ें उन्हें बता दें। एक क्वेश्चन पूछो कस्टमर केयर अधिकारी ने कि आप जो बताओ कि आपने अपना लास्ट रिचार्ज कब करो, वो अपराधी नहीं बता पाओ। तो कस्टमर केयर ने बोला कि नहीं साहब हम सिम बंद नहीं कर पाएंगे। अब वो गया दुकान पे, और आपको पता है कि आपका नंबर मैं रिचार्ज करा सकता हूँ, कोई भी किसी का नंबर रिचार्ज करा सकता है। तो वो गया, उसने जाके एक 219 रुपये को रिचार्ज कर दो अंकल के नंबर पे, और फिर कस्टमर केयर फ़ोन लगाओ, फिर पूरी जानकारी बताई आधार कार्ड, पैन कार्ड से। अंत में उन्होंने जैसी पूछी कि जो बताओ कि आपने अंतिम रिचार्ज कब कराओ, उनकी अब भी सर 10 मिनट पहले कराओ, तो उतना ही हमारा मोबाइल गुम गओ, अब जल्दी से हमारी सिम बंद करो, नहीं तो हमारे पूरे जो फ़ोन पे वॉलेट वगैरह सब चल रहे हैं बे पैसा निकल जाए। तो उसने तुरंत सिम बंद कर दी। तो ऐसे सिमें बंद मतलब जिन सुविधाओं को दिया गया है साइबर में, उन्हीं को साइबर क्रिमिनल पकड़ के अटैक करते हैं। अब छोटी सी समय में मैं बहुत सारी चीज़ें चर्चा नहीं कर सकता हूँ, पर हमें ये अलर्ट रहना है या ये समझना है कि चूंकि आपका नंबर और आपकी जानकारी आपके बैंकिंग से संबंधित है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से संबंधित है, यदि कभी बंद हो तुरंत आप अपने अकाउंट्स को ब्लॉक करा सकते हैं। आप बैंक नहीं जा पा रहे, आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बंद कराएं। और जो मैंने आपको 2-3 घटनाएं बताई, इसके लिए जो संस्थाएं आपका डेटा रखती हैं, एक्चुअली हमें ये भी जानने की आवश्यकता है। हम कस्टमर हैं तो हमें जानने की आवश्यकता है कि जो भी कंपनियां आपका डेटा रखती हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनी हो, चाहे पेटीएम कंपनी, जो भी कंपनी आपका डेटा रखती हैं, यदि उस डेटा के असुरक्षित रखने से या उस डेटा को सुरक्षित ना रख पाने से जो भी आपको नुकसान होता है, उसके लिए वो भरपाई करती हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में मैंने शुरुआत की थी, और आज के टाइम पे लगभग जितने इस टाइप के केसेस हुए हैं, मैंने लगभग ज़्यादातर केसेस में बैंक और टेलीकॉम कंपनियों की जो गलती थी उनकी गाइडलाइंस को देखते हुए एक विशेष न्यायालय होता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो स्टेट के आईटी सेक्रेटरी होते हैं, ये विशेष न्यायालय होता है जो फास्ट ट्रैक होता है, और वहाँ पे इसके केस फाइल होते हैं। वहाँ से मैंने उनको ऑर्डर कराया कि टेलीकॉम कंपनी और वो इनका अमाउंट वापस करें। तो इस टाइप से घटनाएं कुछ हमारी गलती से होती हैं, कुछ घटनाएं जो हमारी कोई रोल ही नहीं होता। जैसे मैंने अभी अंकल का बताया कि उनका बेचारों का कोई रोल ही नहीं था, तो लगभग 6 महीने का समय लगा यूको बैंक से उनको पूरा पैसा उनका वापस मिला। तो ऐसे अलग अलग आप लोग जो भी ई कॉमर्स या आईटी सर्विस उपयोग करें, तो मैं जो भी सहायता कर पाऊँ मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। उससे लेकर जो भी नियम टेक्निकल फॉल्ट्स हैं या कभी कुछ आपको आवश्यकता लगती है सोशल मीडिया को लेकर, ई कॉमर्स को लेकर, उसमें मुझे ज़रूर आप लोग याद करें। इसके अलावा मैंने महिला बाल विकास के साथ मिलकर महिलाओं के लिए, साइबर सुरक्षा जागरूकता बच्चों के लिए, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी मैंने गोविंदपुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मिलकर कुछ इवेंट किए कि जो एमएसएमई संस्थाएं हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत लगातार फ्रॉड की शिकायतें आ रही थी।
एक मंडीदीप में सर थे जैन साहब, उनके 44 लाख रुपए गए थे। एक नर्मदा फॉरेस्ट इंडस्ट्री थी, वहाँ पे भी 49 लाख रुपए गए थे। तो ऐसे मुझे लगा कि इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने वो भी प्रोग्राम तैयार किए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अलग अलग स्तर के लोगों को अलग अलग स्तर पर जागरूकता दें। अभी वर्तमान में हमारा एक प्रोग्राम चलता है साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मतलब ये पहला प्रोग्राम था हमारा जो मैंने डिजाइन किया था, और वो हाईकोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने समस्त अधिकारियों को उस प्रोग्राम के द्वारा प्रशिक्षित करने के लिए हमें आदेश दिया, जिसमें 2 बैच हम वहाँ पे कर चुके हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में। तो हमारा प्रयास ये है कि हम उन विभागों में भी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क कैसे स्थापित करें, बच्चों को साइबर सुरक्षा कैसे बताएं, जो आम लोग उपयोग करते हैं आईटी सर्विसेज उनको लेकर अलग कानून है। जैसा कि सचिन ने और दीपू भैया ने बताया कि हमें अपनी मातृभाषा या अपनी स्थानीय भाषा को करना चाहिए, तो मुझे भी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया। शुरुआत में बहुत ज़्यादा काम नहीं मिलता था, लोग इम्पोर्टेंस भी नहीं समझते थे, और उसकी वजह मैं समझता था कि हमारे कंटेंट में दम नहीं है, पर ऐसा नहीं था। बड़े बड़े ट्रेनर्स पूना बेंगलोर से आते हैं, पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं। मुख्य जो समस्या थी वो थी भाषा की। वो आते थे, अच्छा ट्रेनिंग देते थे, पर लोगों को समझ में ही नहीं आती थी, वो समझ में आती भी थी तो वो उनके दिमाग में बैठती नहीं थी। इसलिए मैंने फिर पुस्तक लेखन शुरू किया, और मैंने एक निजी कंपनी और शासकीय कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक पुस्तक लिखी, साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार, जो वर्तमान में लगभग 700 से 800 प्रतियां उसकी अलग अलग अधिकारियों को हमने दी। फिर हमने एक और पुस्तक हिंदी में लिखी, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और टीचरों के लिए, प्रिंसिपल और प्राचार्य के लिए। उसका हमने नाम दिया साइबर मार्गदर्शिका। वो भी हमने हिंदी में